स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीएस क्लासेस में। मुग़ल शासकों के अंतर्गत आज हम मुग़ल बादशाह अकबर की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का शासनकाल 1542 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। मुग़ल बादशाह अकबर विश्व के इतिहास में महान शासक माना गया है। मुग़ल वंश के अंतर्गत सबसे अधिक समय तक अकबर ने शासन किया था, जबकि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं था। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अकबर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। अकबर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। अगर इनकी प्रारंभिक जीवन की चर्चा करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के दुर्ग में राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनकी मां का नाम हमीदा बानू बेगम एवं पिता का नाम मायूं था। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। बैरम खां को अकबर का संरक्षक माना गया है। बैरम खां को अकबर का संरक्षक माना जाता है, जो इनके राजनीतिक गुरु के रूप में भी थी। अकबर को सर्वप्रथम गजनी एवं लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है। पिता की मृत्यु के बाद बैरम खां ने कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक करवाया और यहीं यह अकबर जो है वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से मुग़ल बादशाह बनते हैं। अकबर के राज्याभिषेक में बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरुदास जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया जाता है। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील मतलब वजीर नियुक्त किया और उन्हें खान ए खाना की अर्थात खानों के खान की उपाधि प्रदान की। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध वास्तविक रूप से अकबर के वकील एवं संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू के बीच होता है। इस युद्ध में हेमू पराजित होता है और इसी युद्ध में वह मारा भी जाता है। हेमू की अगर बात करें तो इसका मूल नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू का मूल नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। यह हरियाणा के रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचने का कार्य करता था। आदिल शाह सूर ने अपनी सेना में इसे शामिल कर लिया और यह कम समय में ही अपनी योग्यता के बल पर सेनापति बन गया और इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। आदिल शाह सूर ने ही हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। आदिल शाह सूर ने ही हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी और यह हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। बात करें आदिल शाह सूर की तो यह नृत्य और संगीत के बहुत बड़े जानकार थे और इसी तरह हेमू की मृत्यु के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक जो होता है वह हेमू ही होता है। तिलवारा के युद्ध की बात करें तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद कुछ लोगों ने बैरम खां को अकबर के विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित किया।
परिणामतः इसके परिणामतः अकबर के मध्य और बैरम खां के मध्य तिलवारा का युद्ध होता है, जिसमें अकबर की विजय हो जाती है। विजय होने के पश्चात अकबर बैरम खां को 3 विकल्प देते हैं, जिसमें चंदेरी अथवा कालपी की सूबेदारी करने की, अकबर के व्यक्तिगत सलाहकार बनकर उनके दरबार में शामिल हो जाएं, अथवा मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। जिनमें से बैरम खां मक्का जाना उचित समझते हैं और मक्का जाते समय मुबारक खां नामक एक अफगानी के हाथों बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। बैरम खां के पतन में अतका खेल समूह का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी खेल के कारण बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। अतका खेल के बारे में अगर बात करें तो इस खेल की शुरुआत महम अनगा ने की थी और इस खेल के समूह में महम अनगा एवं उनका पुत्र आदम खां और उनकी पुत्री जिंजी अनगा और हमीदा बानो बेगम शामिल थे और इस प्रथा में महिलाओं का वर्चस्व सबसे अधिक माना जाता था। अतका खेल समूह के काल को पर्दा शासन, त्रिया शासन एवं पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। अतका खेल समूह को पर्दा, त्रिया एवं पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने उसकी विधवा से विवाह किया एवं इसके पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोस कर खान-ए-खाना के पद तक पहुंचाया। अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था। मुगल सेना ने आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया, लेकिन राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब उन्हें लगा कि चित्तौड़गढ़ अब नहीं बचेगा, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ को जयमल और पत्ता आदि वीरों के हाथ में छोड़ दिया और स्वयं अरावली के घने जंगलों में चले गए। इस युद्ध में चित्तौड़ के जयमल और पत्ता शहीद हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवा दिया। अन्य अभियानों में राजस्थान के मारवाड़ शासक चंद्रसेन की ओर किया जाता है। जैसलमेर के शासक हर्राय के और बीकानेर के शासक कल्याणमल के तरफ अकबर के अभियान किए जाते हैं। 1571 से 72 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां द्वितीय के विरुद्ध अपना प्रथम अभियान भेजा। इसी समय इसने पहली बार समुद्र की दर्शन किया था। 1571 में समुद्र के दर्शन किए थे। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जहां उसने एक बुलंद दरवाज़ा बनाया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना में होने वाली चर्चा में अद्वैतवाद के प्रचार में भी सहायता दी। 1573 ईस्वी में उसने गुजरात के लिए अपना दूसरा अभियान भेजा था। 1576 ईस्वी में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक का भी अंत कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। अकबर से की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया।
हकीम खां सूर जो थे वह बिहार से महाराणा प्रताप का साथ देने मेवाड़ गए थे। 1586 में यूसुफ खां व याकूब खां से अकबर ने कश्मीर को जीत लिया था। 1591 ईस्वी में जानी बेग से सिंध व अली खां से खानदेश जीत लिया था। 1597 से 1600 के मध्य दक्षिण अभियान चलाया गया तथा अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। अहमदनगर में उस समय चांद बीबी ने डटकर अकबर की सेना का मुकाबला किया था। अन्य अभियानों की अगर बात करें तो मालवा अकबर ने मालवा के विरुद्ध भी अभियान किया, जिसमें यहाँ मालवा के शासक ने समर्पण कर दिया। अकबर ने इनको 2000 का मनसब दिया और अपनी सेना में भी शामिल कर लिया। और मालवा के शासक बाज बहादुर संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े जानकार थे। पुनः अकबर के द्वारा आमेर का अभियान किया जाता है। और यहाँ के शासक भारमल ने अपने अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया और अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अपनी पुत्री हरखा बाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई भी कहते हैं। और यहीं से आमेर से ही अकबर की राजपूत नीति की शुरुआत होती है। पुनः अन्य अभियानों में गोंडवाना का अभियान होता है और यहाँ की शासिका रानी दुर्गावती युद्धभूमि में अपने पुत्र के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाती है और गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद फिर पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ के शासक राणा उदय सिंह होते हैं। मेवाड़ पर 1568 में अकबर के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं। यहाँ के शासक उदय सिंह और राणा राजपूत सरदार जयमल ने संघर्ष किया। मुगल सेना के वापस जाते ही राणा उदय सिंह ने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और अकबर और जयमल की बहादुरी से खुश होकर अकबर ने फत्ता की मूर्ति जो है वह अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया। पुनः रणथंभौर के अभियान अकबर के द्वारा किए जाते हैं और यहाँ के शासक सुरजन राय पराजित होते हैं और रणथंभौर को भी मुगल शासक में मिला लिया जाता है। कालिंजर को भी अभियान के बाद मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। गुजरात अभियान अकबर के द्वारा किए गए गुजरात अभियान में को इस इतिहासकार स्मिथ कहते हैं यह विश्व का सबसे द्रुतगामी अभियान होता है। अकबर सर्वप्रथम गुजरात में ही अक्का, बीवा और मॉन्सरेट जैसे पुर्तगालियों से मिलते हैं। और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर अर्थात मीरन पर अकबर की विजय प्राप्त करते हैं और यह अकबर की अंतिम विजय भी मानी जाती है। अकबर के समय में कुछ विद्रोह हुए थे जिन्हें हम देख लेते हैं। 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया था और अकबर के समय का जो पहला विद्रोह था। 1586 ईस्वी में अफगान के बलूचियों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है। 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया तथा इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र बादशाह भी घोषित कर दिया। अब अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह एक कुल की नीति अर्थात सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है।
अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। अकबर के सुधार एवं जन कल्याणकारी कार्यों की बात करें तो अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किया। पुनः 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। पुनः 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा के कर को समाप्त कर दिया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1571 में इसने आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। 1575 में ही अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था।